दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर यूपीपीसीएल TG2 के हैं जो अभी रिसेंटली 2021 में हुए थे। 19 मार्च 2021 की ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों इसका एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक हम सोल्व करवा चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम मात्र 36 क्वेश्चन को लेंगे, यानी 76 से लेकर आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों अब जो आगे 75 क्वेश्चन बचे हैं उनको 2 वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो अब से यूपीपीसीएल के जितने भी पेपर है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, तो इनको हम 4 पार्ट में अब से सॉल्यूशन किया करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर एक एक पार्ट में सॉल्व करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग कंप्लीट उसको देख नहीं पाते हैं। दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की है, इसमें आंसर साथ में दिए हुए हैं। हमें इनके कारण को समझना है कि इस क्वेश्चन का ये उत्तर आया कैसे, हमें ये समझना है। तो डिटेल से आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, कारण सहित उत्तर बताऊंगा कि ये कैसे आया। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ऐप आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ऐप डाउनलोड ज़रूर करें और उसमें ऑल इंडिया इलेक्ट्रिशियन एग्ज़ाम के लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप उस वीडियो कोर्स को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चनों से शुरू कर देते हैं। और आज का हमारा नंबर 1 सवाल यानी सवाल नंबर 76, निम्न में से कौन सा एक जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं है। तो दोस्तों ये तो जीके टाइप का एक तरह से क्वेश्चन हो गया। तारापुर वाला नहीं है, महाराष्ट्र वाला। और ये जो तारापुर वाला है ये एटॉमिक है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा वाला है। ये जो है अपना जल विद्युत उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं है। अगला सवाल है कि जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित फ्लोरेसेंट का रंग कैसा होगा। दोस्तों हम सब जानते हैं फ्लोरेसेंट लैंप में प्रकाश का जो रंग होता है वो उसमें की गई कोटिंग पर निर्भर करता है, यानी ट्यूब की आंतरिक सतह पर हमने जिस फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग की है ये उसी पर निर्भर करता है। दोस्तों जिंक सिलिकेट जो होता है वो हमें हरे रंग का प्रकाश देता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। अगर गुलाबी की मैं बात करूं तो इसके लिए होता है कैडमियम बोरेट। याद रखिएगा, हो सके तो सभी के सभी आप याद रखें। गुलाबी के लिए है कैडमियम बोरेट। इसी तरह से अगर हम बात करें कि नीला सफ़ेद जो होता है इसके लिए होता है मैग्नीशियम टंगस्टेट। कौन सा होता है दोस्तों? मैग्नीशियम टंगस्टेट। अकेले नीले के लिए जो अगर बात करें अपन तो उसके लिए होता है कैल्शियम टंगस्टेट। कैल्शियम टंगस्टेट यानी कैडमियम बोरेट गुलाबी, उसके बाद में कैल्शियम टंगस्टेट नीला, उसके बाद में जिंक सिलिकेट हरा, और जो नीला सफ़ेद है उसके लिए मैग्नीशियम टंगस्टेट होता है। अगला हमारा सवाल है कि 2 वाट शक्ति निर्धारण वाले 200 ओम के एक प्रतिरोध से अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है। तो दोस्तों I बराबर P/R का फॉर्मूला लगाएंगे और इस पर अंडर लगा देंगे, क्योंकि P बराबर I² × R होता है। आप सभी फॉर्मूला जानते हैं। और I ज्ञात करेंगे तो P/R कर देंगे। पावर है 2 वाट और प्रतिरोध है 200, यानी 1/100 आएगा दोस्तों। 1/100 को जब आप हल करेंगे तो आपका 0.01 आएगा, और इसका जब आपको अंडर निकालना है तो कितना आएगा, पॉइंटों के हिसाब से देखेंगे आप तो ये 0.1 बनेगा। और इसको जब मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो आपका 100 मिली एम्पेयर बनेगा। आप कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, 100 मिली एम्पेयर अपने उत्तर रहेगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो होती है ये वाटर गैस का निर्माण करती है, ध्यान रखें। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर के वाटर गैस का निर्माण करती है। अगला सवाल है कि एडी करंट आने को कैसे रोक सकते हैं। तो पतले पतले लेमिनेशन का जब उपयोग करेंगे तो एडी करंट आनी कम हो जाती है, हम सभी जानते हैं। स्ट्रेसिस हानि कम करने के लिए कोर का मटेरियल और फ्रीक्वेंसी जो है उस पर निर्भर करते हैं अपन। हालांकि अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, क्वेश्चन में चाहे तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते थे। एडी करंट हानि जो है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है। अगर फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तब भी तो एडी करंट हानि कम हो जाएगा ना,
लेकिन फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन के साथ नहीं जाना, क्योंकि ये निर्माण के कंस्ट्रक्शन के बारे में सवाल कर रहा है। एक्चुअल में तो इनको ये ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घटेगी तब भी तो एडी करंट हानि कम हो सकती है ना। लेकिन इन्होंने यूँ पूछा है कि एडी करंट हानि को कैसे रोका जा सकता है, तो फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो एडी करंट हानि कम होगी। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि 60 माइक्रो एम्पियर की धारा को कितने मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, दोनों की पावर के हिसाब से देख लो। माइक्रो जो है इसमें -6 होती है और मिली में होती है -3, यानी -6 में से -3 तो चली जाएगी और हमें -3 और करना होता है। -3 अगर हम करेंगे तो देखो 60 में 1000 का भाग दे दो तो 1 0 यहाँ से चली जाएगी, 1 0 ये चलेगी और 1 पॉइंट यहाँ और लग जाएगा, यानी 0.06 मिली एम्पियर अपने इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाई मिली जो है -3 तो यहाँ है ही और -3 हमें और लगानी है, यानी 1000 का भाग दे दो 60 में, वो आपका मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है द फिल्टर्ड लोड करंट इज़ 10 मिली एम्पियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हैज़ डायोड करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। सवाल ये पूछ रहा है कि जो फिल्टर सर्किट्स में आउटपुट में लोड करंट जा रहा है ना IL, वो 10 एम्पियर है, तो ऐसा कौन सा डायोड है जिसकी करंट रेटिंग लोड करंट के बराबर होती है। तो दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है ना, उसमें डायोड की करंट रेटिंग लोड करंट के बराबर होती है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में लोड करंट के आधे के बराबर होती है। यानी अगर डायोड की करंट रेटिंग 5 मिली एम्पियर होती ना, तो वो या तो सेंटर टेप वाला होता या फिर ब्रिज रेक्टिफायर होता। ध्यान रखें, दोबारा सुन लीजिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की करंट रेटिंग लोड करंट के बराबर होती है, जबकि फुल वेव और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टेप फुल वेव वाले में डायोड की करंट रेटिंग के आधे के बराबर होते हैं, यानी उनके लिए डायोड की रेटिंग 5 मिली एम्पियर होती। अगला सवाल, सर्किट ब्रेकर सामान्यतः किस प्रकार के दोष के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं या रेटेड किए जाते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं दोस्तों इसको, हिंदी में बोलते हैं सममित दोष। सममित दोष का मतलब है कि ज़्यादातर सर्किट ब्रेकर का बैलेंस, क्योंकि लोड जो भी है बैलेंस ट्रिपिंग ही इसमें देखने को मिलती है, हमेशा सिमेट्रिकल ऑप्शन आएगा। अगला सवाल, आरक का पावर फैक्टर कितना होता है। दोस्तों आरक सामान्यतः DC की भांति माना जाता है, इसलिए इसका पावर फैक्टर जो है वो इकाई यानी यूनिटी माना जाता है। एक चाप का शक्ति गुणांक कितना होता है, हिंदी में इस तरह का प्रश्न आपके सामने देखने को मिल सकता है। अगला सवाल, द फंक्शन ऑफ बैटरीज इन सब स्टेशन इज़ टू प्रोवाइड। सब स्टेशन में बैटरीज का उद्देश्य क्या है। दोस्तों सब स्टेशन में, यानी उत्पादन की निगम की मैं बात करूं तो उत्पादन केंद्रों में बैटरी जो होती है ना, इससे 24 वोल्ट और 220 वोल्ट DC लेने के लिए हम काम में लेते हैं। तो मोस्टली 24 वोल्ट जो है वो और 220 वोल्ट जो है वो सर्किट ब्रेकरों की ट्रिप कॉइल को सप्लाई देने के लिए होती है। तो पावर टू ट्रिप द सर्किट, यानी सर्किट में जो ट्रिप कॉइल होती है वो शंट कॉइल काम में लेते हैं और DC पर प्रचालित होती है। और इंडिकेशन के लिए भी होती है, कई ऑप्शन इसमें अगर है तो ध्यान रखें। इंडिकेशन DC का होता है, चेक बैक बोलते हैं हम लोग उसको, और ट्रिपिंग के लिए जो होते हैं ना वो, यानी कंट्रोल सर्किट सिस्टम जितना भी है वो DC का ही होता है। C&I बोलते हैं इसको, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें आप लिख सकते हो चेक बैक या फिर इंडिकेशन और दूसरा ट्रिपिंग। इतने काम के लिए हमारी DC जो है वो काम में ली जाती है पावर स्टेशनों में। अगला सवाल है, ब्राइटनेस किसकी इकाई क्या है। तो ब्राइटनेस की इकाई लैम्बर्ट होगा। कैंडला जो है वो ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमन है और इल्यूमिनेशन की इकाई लक्स होती है, जो कि ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। दोस्तों प्रदीप्ति वाले टॉपिक में से हमेशा यूनिट ही पूछी जाती है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, इनकी सभी इकाइयों को अच्छे से याद करें। अगला सवाल, इंसुलेटर बनाने में किसका उपयोग होता है। तो पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी का होता है। इस सवाल में तो किसी को कोई समस्या होगी नहीं। 6 पोल 60 हर्ट्ज मोटर की सिंक्रोनस गति पूछी थी दोस्तों, ये भी उम्मीद है आप सभी को आता ही होगा। F/120 अपॉन पोल करेंगे तो 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है और 6 पोल है, 1200 RPM आएगी सिंक्रोनस गति। कैलकुलेशन करके आप अपने उत्तर का मिलान ज़रूर कर लेना।
आगे सवाल पूछा है कि डीसी जनरेटर में निम्न में से कौन सी हानि जो है वो स्थिर हानि नहीं है। तो कॉपर लॉस जो है ये स्थिर हानि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये I²/R होता है, यानी ये भार पर निर्भर करती है और लोड करंट के अकॉर्डिंग ही होती है। यानी जिस तरह से लोड होगा उसी तरह का ये फॉल्ट आपको लॉस आपको घटता बढ़ता हुआ नज़र आएगा। बाकी सभी लॉस जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अगला सवाल, एक हीटर 220 वोल्ट पर परिचालित है, इसकी दक्षता 99% है, एनर्जी खपत 1.5 किलोवाट प्रति घंटे करता है, तो हीटर की इनपुट करंट कितनी है। दोस्तों हमें इसके जो कैलकुलेशन वाली बात है तो 1.5 किलोवाट प्रति घंटे टाइम से कोई लेना देना नहीं है। I = P/V करना है, उत्तर आ जाएगा। 1500 वाट है, इसमें 220 वोल्ट का भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा 6.82 एम्पियर। कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इनपुट वोल्टेज कितनी है 220 और जो पावर कंजप्शन हो रहा है वो कितना, ठीक है। और हीटर है इसलिए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, P = V/I वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पावर फैक्टर का कोई झंझट है नहीं, ठीक है। इस दक्षता का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखें, है ना। P = V/I वाला सीधा फॉर्मूला लगेगा और करंट ज्ञात करने के लिए पावर बटे वोल्टेज कर देना, उत्तर आएगा 6.82 एम्पियर। अगला सवाल है, निम्न में से किस मोटर के लिए शून्य भार परिचालन की अनुशंसा नहीं की जाती। तो DC सीरीज मोटर है, इसको बिना भार के कभी नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मोटर की गति भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है और इतनी तेज़ गति होगी कि अपकेंद्रीय बल के कारण इसका आर्मेचर जो है वो मोटर से बाहर निकल कर आ सकता है और सब कुछ तोड़ देगा। अगला सवाल है, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की धारिता प्रतिघात कितना होगा। XC ज्ञात करना है दोस्तों। इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/2πfc, 1/2πfc है। फॉर्मूले में मान रखना और उत्तर आएगा बिल्कुल 31.84 ओम। कहीं कोई समस्या नहीं होगी, मिलान कर लेना, इतना ही उत्तर आ रहा है, बस कैलकुलेशन करनी थी, उत्तर आ जाता आपका। नेक्स्ट हमारा सवाल है, डोप्ड सिलिकॉन यानी डोपिंग वाला सिलिकॉन जो होता है उसको किस तरह से लेते हैं। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में होता है। डोपिंग वाला सिलिकॉन क्या है, वो तो सीधा सिलिकॉन ही होता है। डोपिंग के बाद तो एक्सट्रिंसिक पदार्थ बनते हैं P और N प्रकार के। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक में ही आएगा। और नेक्स्ट सवाल है कि किस पावर स्टेशन में सर्ज टैंक होता है। तो सर्ज टैंक जो है ये हाइडल का होता है, जल विद्युत उत्पादन केंद्र का होता है और इसका काम होता है पेन स्टॉक को हैमरिंग से बचाना। गवर्नर में ऑटो स्लाइस गेट होते हैं, जो लोड के अनुसार गवर्नर जो है वो कमांड देता है, ऑटो स्लाइस गेट ओपन और क्लोज होते हैं। तो पेन स्टॉक में अचानक पानी की कमी या अधिकता होती है तो वो सर्ज टैंक ही उसको सहन करता है, बियर कर जाता है, तो पेन स्टॉक जो है उसमें क्षति होने से बचाव हो जाता है। अगला हमारा सवाल है, द लोअर लिमिट ऑफ 2% रजिस्टर इज 147 ओम है, द नॉमिनल वैल्यू। यानी एक ऐसा प्रतिरोधक है जिसकी 2% सहन सीमा है और इसका निचला मान 147 ओम है। देखो बात सीधी सी ये है, हमसे ये पूछा गया कि प्रतिरोध का मान क्या है। भाई सीधी सी बात ये है कि किसका 98% 147 ओम है। मान लीजिए वो संख्या x है तो x का 98% जो है ना 147 ओम आ रहा है। कुल मिलाकर के बात ये है, x ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ज्ञात करेंगे तो आपका जो तरीका बनेगा वो क्या रहेगा कि 98 यहाँ पर और ऊपर 100, यानी 14,700 में आपको 98 का भाग देना है, उत्तर आएगा 150। और नहीं तो निकाल करके देख लो, 150 का 2% निकालोगे तो 3 ओम आएगा, यानी 147 ओम से लेकर 153 ओम के बीच में इस प्रतिरोधक का मान हो सकता है। अगला सवाल है, एक चालक जो है उसका प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला सवाल है, जब एक अर्धचालक डोपित होता है यानी अर्धचालकों में डोपिंग करते हैं तो उससे चालकता बढ़ती है। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धियाँ मिलाना, और जब एक अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है।
अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नियत वोल्टेज जनरेटर की महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर का मतलब है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। अगर आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो भार बढ़ने से आउटपुट वोल्टेज में इतना परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर उच्च होगा तो अंदर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगी भार बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक सिंक्रोनस मोटर जो है वो सिंक्रोनिज्म में आने से फेल हो जाती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ए सिंक्रोनस मोटर विल फेल टू पुल इनटू स्टेप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यानी मोटर जो है वो गति जो है उसमें नहीं ले रही है, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या हो सकता है, भार वृद्धि है, एक्सेसिव लोड। अगर सिंक्रोनस मोटर में ओवरलोड होता है तो मोटर कुछ समय तो उसको बियर कर जाती है। सिंक्रोनस मोटर में ओवरलोड की क्या विशेषता है कि 5 से 10% जब ओवरलोड होता है तो उसको तो वो सहन कर जाती है, लेकिन अगर और ज़्यादा भार में वृद्धि होती है तो मोटर रुक जाती है, थोड़ी देर हंटिंग करती है और उसके बाद मोटर रुक जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि मोटर स्लिप के साथ चलने लग जाएगी। जैसे इंडक्शन मोटर है तो भार बढ़ने पे गति घटती जाती है, स्लिप बढ़ती जाती है, मोटर चलती रहती है। सिंक्रोनस मोटर का ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला सवाल, लो वोल्टेज प्रणाली के लिए कौन सा प्रोटेक्शन जो है वो सबसे अच्छा रहेगा। तो फ्यूज लो वोल्टेज में सबसे अच्छा रहेगा। वैसे देखो, आइसोलेटर कोई प्रोटेक्शन नहीं है और ब्रेकर जो है ये दोनों ही तुलनात्मक रूप से महंगे होते हैं। तो फ्यूज लो वोल्टेज के लिए सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। स्टार्टर का काम क्या है तो हम सब जानते हैं, हाई स्टार्टिंग करंट को रोकना इसका उद्देश्य होता है। डीसी मोटरों में अतितापन का कारण क्या है, यानी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। अगर भार बढ़ता है तो मोटर गर्म होती है, ठीक है। भार बढ़ने के साथ साथ करंट ज़्यादा लेते हैं, कॉपर लॉस बढ़ जाता है, कॉपर लॉस बढ़ने से मोटर गर्म होती है। अगर बेरिंग घिसे हुए हैं तो मोटर में एबनॉर्मल साउंड निकलेगा, ध्यान रखें। और जो बेरिंग के साइड के पोर्शन जो है, जैसे बेरिंग प्लेट होती है, वहाँ हीट ज़्यादा मिलती है। ये सवाल पूछ रहा है कि मोटर क्यों गर्म हो रही है। मोटर गर्म होने का मतलब यही होता है कि मोटर ओवरलोड होकर चल रही है, मोटर का करंट जो है वो निर्धारित मान से अधिक है। अगला सवाल है, वोल्टेज सर्ज दैट ट्रेवल ऑन ट्रांसमिशन लाइन इनिशियली एंटर्स। यानी ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज वोल्टेज से कौन बचाव कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइटनिंग अरेस्टर आएगा, तड़ित चालक अगर होगा तो वो उसको बचाव कर लेगा। और नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा लैंप ऐसा है जो वोल्टेज के उतार चढ़ाव को तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होता है। तो उदीप्त लैंप है हमारा। इनकेंडिसेंट लैंप है, ज़्यादा वोल्टेज कम ज़्यादा होगी ना, लैंप फ्यूज हो जाएगा तुरंत ही। अगला सवाल है, एक ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट और 2300 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, 0.25 लैगिंग पावर फैक्टर पर 5 एम्पीयर नो लोड करंट लेता है, कोर लॉस कितना होगा। दोस्तों, नो लोड पर ट्रांसफार्मर का यानी VI0 इंटू cos फाई 0, इसकी जो पावर होती है, नो लोड पर ली गई हानि हमेशा नो लोड पर ली गई शक्ति हमेशा कॉपर हानि के बराबर होता है। तो P बराबर V इंटू I0 इंटू cos फाई 0 कर दो। बस ये ध्यान रखना कि वोल्टेज जो है हम कौन सा रखेंगे, प्राइमरी साइड सप्लाई देते हैं हमेशा, तो 230 वाला रहेगा, ठीक है। तो 230 इंटू 0.25 इंटू 5 एम्पीयर करंट, कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान करना दोस्तों। आंसर आएगा 287.5 वाट। अगला सवाल है कि एक्सेप्टर कौन होता है हमेशा। तो एक्सेप्टर P होते हैं और N जो होता है इसको डोनर बोलते हैं, यानी एक दाता और एक स्वीकारक, दो तरह के परमाणु होते हैं। अगला हमारा सवाल है कि संतुलित परिस्थितियों में 3 फेज में न्यूट्रल में धारा कितनी चलेगी। अगर बैलेंस लोड है तो न्यूट्रल में कभी कोई धारा नहीं चलती है, न्यूट्रल तार में हमेशा 0 धारा प्रवाहित होती है, भार बैलेंस अगर होता है तो। ध्यान रखना, पहले भी मैंने करवाया हुआ है। अगला सवाल है, 3 समान प्रतिबाधा, प्रत्येक 20 ओम प्रतिरोध और प्रतिघात 15 ओम है, तो इम्पीडेंस कितना आएगा, 25 ओम। पहली बात ध्यान से निकालो, इसको Z निकालना पड़ेगा। R बराबर क्या है, Z बराबर R² प्लस XL का स्क्वायर, 20 और 15 का 25 आएगा। 400 वोल्ट सप्लाई के साथ स्टार में जुड़ा हुआ लाइन करंट ज्ञात करनी है। देखो, स्टार में लाइन करंट नहीं निकलती, हमेशा फेज करंट निकलती है। फेज वोल्टेज में फेज इम्पीडेंस का भाग दे देना। फेज वोल्टेज कितनी आएगी, 400 वोल्ट बटे √3 इंटू 25। इम्पीडेंस कितना है, 25 है। अब जो भी फेज करंट आएगी, लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है, उत्तर आ जाएगा 9.24 एम्पियर। बताओ बात समझ में आई क्या। करना क्या है,
लाइन वोल्टेज से पहले फेज वोल्टेज निकालो, तो लाइन वोल्टेज बटे √3 होता है। फिर उसमें ZP का भाग देना है, प्रतिबाधा वो नहीं दी हुई थी, वो भी निकालनी पड़ेगी। 20 और 15 का 25 आएगा, भाग दोगे तो उत्तर आएगा फेज करंट, और वही होती है लाइन करंट। अगला सवाल है इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है, तो ये मैं बता चुका हूँ, लक्स होता है, ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। लैम्बर्ट ब्राइटनेस की थी। खैर ये सवाल तो दोबारा ही है, एक तरह से पहले ब्राइटनेस का पूछा था, अब इसका पूछ रहे हैं। अगला सवाल, एक टोरॉइडल कॉइल में 33 सेंटीमीटर लंबा चुंबकीय पथ और 650 एम्पीयर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है। यदि कुंडली में 250 मिली एम्पीयर की धारा हो तो टर्नों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य H ज्ञात करने के लिए, N × I बटे लंबाई। तो देखो लंबाई 33 सेंटीमीटर दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता दे रखा है, और धारा का मान दे रखा है, N ज्ञात करना है। सारे मान फॉर्मूले में रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 858 टन। बताओ बात समझ में आई क्या। करना क्या होगा आपको कि जो लंबाई आपको सेंटीमीटर में दी हुई है इसको मीटर में बदल लेना। क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है ये आपको 650 एम्पीयर प्रति मीटर दिया हुआ है, इतना ध्यान रखें बस, और कुछ नहीं है। और जो एम्पीयर 250 मिली एम्पीयर दिया हुआ है इसको भी एम्पीयर में कन्वर्ट कर लेना, उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया, कैलकुलेशन करके आप अपने उत्तर का मिलान ज़रूर करना। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 40 क्वेश्चन और रह गए, वो अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। वीडियो कोर्स चाहिए तो अवेलेबल है, ले सकते हो।